जय हिंद साथियों। तो शुरू करते हैं हम लोग। आज यूपी स्पेशल में 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि पीछे के जो चैप्टर्स हैं वो थोड़े कम पढ़ाए गए हैं, क्योंकि वो चैप्टर ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल से। आज हम लोग इसके 10 क्वेश्चन देखेंगे। डेली 5 क्वेश्चन देखते थे और आज हम लोग इसको याद करते हुए चलेंगे, और मैप में भी देखेंगे ये जिले कहाँ लोकेटेड हैं, जिसको समझने में आसानी होगी। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो गौतम बुद्ध नगर है। ये याद करने की ट्रिक है। गौतम बुद्ध जी बहुत बुद्धिमान थे, इसलिए साक्षरता दर किस जगह की ज़्यादा होगी? गौतम बुद्ध नगर की। इसमें पुरुष साक्षरता दर भी सबसे अधिक है। मतलब देखा जाए कि मतलब महिलाएं कहाँ ज़्यादा हैं साक्षर और पुरुष कहाँ हैं, तो पुरुषों की जो साक्षरता दर है सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर में ही है। और जो न्यूनतम साक्षरता दर जिला है वह है श्रावस्ती। हम लोग मैप में देखते हैं कि ये जिला कहाँ लोकेटेड है। जूम करके देखते हैं। ये रहा गौतम बुद्ध नगर। क्लियर थोड़ा कम दिख पा रहा है, लेकिन ये जो है गौतम बुद्ध नगर है। ये यहाँ गौतम बुद्ध नगर स्थित है। तो गौतम बुद्ध नगर आप लोग देख लिया। श्रावस्ती भी देख लेते हैं। श्रावस्ती भी इसी आसपास में है। श्रावस्ती ये रहा, ये है श्रावस्ती। इसको मार्क कर लेते हैं। ये पूरा उत्तर प्रदेश का मैप है। इसको आप लोग देख लीजिए एक बार, पूरा छोटा कर देते हैं। ये पूरा उत्तर प्रदेश का मैप है। ऐसा लग रहा है कि कोई बैल जो है अपनी सींग से कुछ उठाना चाह रहा हो। पूरा यूपी का मैप ऐसे है। ये भी पूरे जो लगने वाले अन्य राज्य हैं उसको भी आप देख लीजिए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये सब तो हमने पहले पीछे बताया है, लेकिन नाम नहीं बताया था। तो अब हम आगे चलते हैं, तो कंटिन्यू करते हैं अपना। तो तीसरा है जो है महिला साक्षरता सर्वाधिक कानपुर नगर में है। देखिए ये दो जिले हैं, कानपुर नगर और एक कानपुर देहात। देखिए याद करने की ट्रिक है, कानपुर देहात, जो देहात होता है वहाँ के लोग देहाती होते हैं, तो पढ़े लिखे नहीं होते, और नगर के लोग साक्षर होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, क्योंकि वहाँ सभी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। तो इस याद करने की ट्रिक है कानपुर नगर और कानपुर देहात। तो कानपुर नगर को हम याद कर लेंगे, जहाँ की महिलाएं सबसे ज़्यादा साक्षर हैं। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला आप लोग जानते हैं, सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका अपना प्रयागराज है। प्रयागराज। और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला महोबा। महोबा को याद करने की ट्रिक है, मुँह, छोटा बच्चा जब मुँह को बाता है तो छोटा सा भाप आता है, इसलिए सबसे न्यूनतम संख्या वाला जिला महोबा। तो और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर। ये जौनपुर जिला हमारा जिला है। सर्वाधिक लिंगानुपात यहाँ ही पाया जाता है। लिंगानुपात का अर्थ है कि मतलब 1000 पुरुषों पे कितनी स्त्रियां ज़्यादा हों, और कम होता है तो लिंगानुपात कम हो जाता है, और जब लिंगानुपात ज़्यादा हो तो मतलब महिलाएं वहाँ 1000 पुरुषों पर ज़्यादा पाई जाती हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ जौनपुर में कोई भी व्यक्ति कुंवारा नहीं रहेगा, सबकी शादी होगी, क्योंकि महिलाएं यहाँ पर्याप्त हैं, और लोगों की तरह हमारे ज़िले में लड़कियों की कमी नहीं है। और सातवां देखते हैं न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला। ये देखिए जहाँ ज़्यादा पढ़ लिख लेते हैं वहाँ न्यूनतम लिंगानुपात का मतलब है कि जहाँ में पुरुष 1000 होंगे और महिलाएं जो होंगी उनसे काफ़ी कम होंगी। तो गौतम बुद्ध जी कहते थे कि महिलाओं को शामिल मत करिए, उनसे दूर रहिए। तो इसीलिए महिलाओं को जब त्याग हुआ तो महिलाएं उस जिले को छोड़ के चली गई हैं। मतलब बस ये याद करने के लिए बता रहे हैं हम लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला। जनघनत्व का मतलब है कि एरिया जब कम हो, तो ये देखिए जैसे एरिया इतना है, इसमें जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो, जनसंख्या बहुत ज़्यादा ऐसे हो, तो जनघनत्व और बहुत मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब कम जगह में बहुत लोग रहते हों, तो वह जिला होगा न्यूनतम जिला वाला गौतम बुद्ध नगर। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला होगा गाजियाबाद। और न्यूनतम जनघनत्व मतलब ये एरिया तो बहुत बड़ा होगा, लेकिन रहने वाले लोगों की संख्या बहुत ही कम होगी, तो उसको क्या कहते हैं? न्यूनतम जनघनत्व वाला, मतलब रहने वाले लोग बहुत ही कम होंगे, और यहाँ क्या होगा? बहुत भीड़ भाड़ होगी, जो जनघनत्व जहाँ ज़्यादा होगा। और सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशतता की बात कर ले। सर्वाधिक ग्रामीण मतलब, अब देखिए ग्रामीण प्रतिशतता भी वहीं होती है जहाँ सबसे ज़्यादा लोग ग्रामीण होंगे, मतलब अनपढ़ होंगे।
और सबसे ज़्यादा कहाँ पाया गया था सबसे ज़्यादा? श्रावस्ती में न्यूनतम साक्षरता। तो ग्रामीण जनसंख्या जो है वहाँ की वो होगी श्रावस्ती की। ग्रामीण से मतलब है कि ग्रामीण जनसंख्या मतलब जो अभी शहर में नहीं गए हैं, ये गांव में रहते हैं, या और यहाँ का जो मतलब छोटा सा पार्ट है ये शहर वाला है, और ये पूरा ग्रामीण है। ठीक, आई होप चीज़ें आपको पूरी समझ में आ गई होंगी और चीज़ें याद भी हो गई होंगी। तो हम चलते हैं आगे अपने आर्टिकल की तरफ, 5 अनुच्छेद को देखते हुए फिर अपने विषय की ओर आगे बढ़ेंगे। तो ये आर्टिकल है, अनुच्छेद जो हम पढ़ेंगे आज, देख लीजिए। आज हम पढ़ेंगे भाग 3 मौलिक अधिकार। हमने कल मौलिक अधिकार के कुछ अनुच्छेदों को पढ़ा भी था। अनुच्छेद 17 हमें यह बताता है अस्पृश्यता कान, इसको कहते हैं अनटचेबिलिटी, मतलब कोई भी किसी भी व्यक्ति को या छूने या किसी छुआछूत को नहीं मानेगा। मतलब अगर कोई नीची जाति का व्यक्ति है या ऊंची कास्ट का व्यक्ति है तो वह उसको अपने किसी भी चीज़ को छूने से मना नहीं कर सकता, पानी भी अपने पीने से नहीं मना कर सकता। ये सब जो चीज़ें हैं संविधान में इसको बंद कर दिया गया है, इसको अस्पृश्यता का अंत कहा गया है। अस्पृश्यता का अंत, अंत मतलब इसका अंत हो गया है, यह चीज़ें वर्तमान में विद्यमान नहीं हैं। तो अब अनुच्छेद 18 चलते हैं, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत है कि मतलब अब आपको उपाधियां नहीं दी जाएंगी। मतलब जैसे पहले राजा महाराजा ऐसे उपाधियां दी जाती थी ना, तो अब उपाधियां ना देकर अब उपाधियां नहीं दी जाएंगी, बल्कि जब राष्ट्रपति आपको कोई भी पुरस्कार देगा जैसे वीर चक्र, ये सब जो हैं ये सब उपाधियों में नहीं आएंगे। अब आगे चलते हैं अनुच्छेद 18, फिर अब अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19 एक बड़ा अनुच्छेद है, इसलिए एक अनुच्छेद इसकी वजह से बेचारा चला गया है, तो उसको हम आगे फिर देखेंगे जब कल की सीरीज में। तो 19 अनुच्छेद 19 में 6 भाग बताए गए हैं। यह सबसे बड़ा अनुच्छेद मतलब मौलिक अधिकार का सबसे प्रमुख पार्ट है। इसमें पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक का मतलब वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक का मतलब है बोलना चलना, वाक का मतलब है बोलना। शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं आप। शांतिपूर्ण सम्मेलन का तात्पर्य है कि आप वहाँ हथियार ना ले जाएं, कुछ ऐसी सामग्री ना ले जाएं जिससे उपद्रव बढ़ सकता हो, या भीड़ भाड़ को मतलब भीड़ भाड़ इकट्ठा हो जाए जहाँ दिक्कत हो सकती है, तो ऐसा आप नहीं करेंगे, बल्कि शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग इकट्ठा हो सकते हैं। और तीसरा है संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ बनाने का मतलब है कोई भी आप ग्रुप बना सकते हैं, जैसे आप लोग प्रयाग संघ मतलब बनाते हैं ना, जब दुर्गा पूजा होता है तो उसमें भी संघ बनाते हैं, उसमें भी एक गांव के जो होते हैं थोड़ा जो मतलब होते हैं व्यक्ति, वो उसमें नेता बन जाते हैं, वही मतलब कहेंगे दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष महोदय, ये सब जो है ऐसी ही समितियां बनाई जाती हैं छोटी छोटी, या उनके संघ भी बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार अ, अब आगे देखते हैं कि आगे क्या है। भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता। पहले जो था कि हमारा जो जम्मू कश्मीर था वो बैन था, ये जम्मू कश्मीर का इलाका हो गया, ये यहाँ पहले जाना बैन था। लेकिन जब से आर्टिकल अनुच्छेद 370 को हटाया गया है, तब से अब आप यहाँ भी विजिट कर सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। तो अब हमको ये चीज़ कम नहीं पड़नी पड़ेगी। सॉरी, एक मिनट, ये कहाँ चला गया। तो हमने यहाँ तक देखा थी भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, मतलब जो जम्मू कश्मीर था, अब हम वहाँ भी हम लोग विजिट कर सकते हैं और पूरे अपने पूरे भारत को अब घूम सकते हैं। पहले इसको अपवाद में रखा जाता था कि यहाँ नहीं घूम सकते, तो अब इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। और पाँचवा है बसने की स्वतंत्रता, मतलब पूरे भारत में आप कहीं भी घर अपना बना सकते हैं और उसमें रह सकते हैं सहपरिवार, अगर आपका परिवार है तो। हमको तो लग रहा है मैक्सिमम लोग सिंगल ही होंगे, जो पढ़ लिख रहे हैं वो नौकरी के चक्कर में बेचारे, अब नौकरी मिलेगी तब उनका परिवार बस जाएगा। तो आगे चलते हैं। छठवां, कोई व्यवसाय की स्वतंत्रता। मतलब आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं। तो अब लोग कुछ लोग पूछेंगे क्या सर हम अपना ट्रेन भी चला सकते हैं क्या, क्या हम अपना परमाणु मतलब परमाणु इंजन भी बना सकते हैं क्या? तो नहीं भाई, जो सरकारी चीज़ें मतलब नियंत्रित करती हैं उसमें आप नहीं व्यवसाय में आप उसको नहीं ला सकते। आप अपना खुद का जहाज नहीं उड़ा सकते, जो चीज़ें गवर्नमेंट मतलब करती है रेगुलेट, उसमें आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उसमें वो कुछ क्राइटेरिया सरकार बनाएगी जिसको आप फुलफिल करेंगे, तब शायद आप कुछ उसके ऊपर कर सकें। एक सातवां भी अधिकार हमको मिला था जिसको अब सरकार हमसे छीन ली है, बहुत दुख होता है बताते हुए।
संपत्ति का अधिकार, हर व्यक्ति जहाँ देखो वहीं ज़मीन लिखा लेता है, लेकिन अब क्या करें, संपत्ति का अधिकार हट गया है। लेकिन आप लिखा सकते हैं, लेकिन जब सरकार को ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी तो उसको ब्रिज-व्रिज बनाने की, तो आपकी ज़मीन ले सकता है। अब इसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा अब इसको मतलब मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया है। अनुच्छेद 300 क में, इसको अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया है। अब आगे चलें। अनुच्छेद 20 जो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। यह बहुत ही मतलब यह सभी नागरिकों के लिए बहुत ही अच्छा अधिकार है, क्योंकि अगर जब कोई व्यक्ति जब तक उसके ऊपर दोष सिद्ध का आरोप मतलब दोष सिद्ध नहीं हो जाता तब तक, जैसे आप अगर कल्प्रिट मतलब कोई भी व्यक्ति दोषी है, मतलब उसको जब पकड़ा गया तभी उस बिना मतलब जजमेंट आए ही सब लोग उसको मतलब जिस चीज़ के लिए वो पकड़ा गया उसको बोलने लगते हैं, जबकि यह संपूर्ण रूप से गलत है। जब तक किसी व्यक्ति के ऊपर दोष सिद्ध नहीं हो जाती आप मतलब उसको बोल नहीं सकते, और इसके लिए हमें संरक्षण प्राप्त है जो सरकार भिन्न भिन्न माध्यमों से देती है, कि मतलब वो कहती है अगर जिस व्यक्ति के ऊपर FIR हुआ है या जिस व्यक्ति को पकड़ा गया है उसको 24 घंटे के बाद न्यायालय जो जो आपके सबसे पास में न्यायालय हो उसके समक्ष आपको उसको प्रकट करना है। ऐसी जो मतलब संरक्षण में आप लोगों को चीज़ें दी गई हैं। तो हमने उत्तर प्रदेश और अधिकार वो आर्टिकल को देख लिया है। अब अपना चलते हैं विषय के ऊपर। आज हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल ऋग्वैदिक काल ये रहा आपके सामने। ऋग्वैदिक काल की एक छोटी सी कहानी बता देते हैं, मतलब जो कहानियाँ क्या ये इतिहास में लिखा गया है। इतिहास देखिए, ऋग्वैदिक काल को ऐसे कहा जाता है कि ये जो आर्य थे इन्होंने ही जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका विनाश किया और एक नए युग का आरंभ किया। लेकिन अभी अभी मतलब कुछ सालों पहले एक रिसर्च हुई और एक वाई क्रोमोसोम एक मतलब है जिससे पता चलता है कि किसी भी की चीज़ की एज क्या है। मतलब जब विनाश हुआ तो उस समय ये लोग बल्कि भारत में आए ही नहीं थे। जो मतलब DNA है, ये एक प्रकार का DNA मतलब DNA के बेस पर इसकी जांच होती है, तो इसमें पता चल रहा है कि ये लोग जो है ये जब हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो चुका था तो उसके बाद आए, बल्कि ये एक साथ ना आके कई ग्रुप में भारत में आए हैं, छोटे छोटे ग्रुप में भारत आए हैं। तब से ही ऋग्वैदिक काल चालू हुआ और आर्यों की उत्पत्ति मानी जाती है। आर्यों का प्रमुख जो साधन था चक्का का आविष्कार तो पाषाण काल में हो ही गया था। अब इनको एक ऐसी चीज चाहिए थी जो इस चक्के को एक नया रूप, क्रांतिकारी रूप दे सके। तो इन्होंने घोड़ा देखा। सबसे पहले घोड़े का जो साक्ष्य मिला है ऋग्वैदिक काल में ही मिला है। घोड़ा का साक्ष्य पहली बार, ये अभी तक हमको हड़प्पा काल में भी देखने को नहीं मिला था, बल्कि इसकी कुछ हड्डियां जो हैं पाई गई थी। लेकिन घोड़ा अब यहाँ पालतू जानवर बन गया है, क्योंकि अब मानव के इनका प्रमुख व्यवसाय है पशुपालन और कृषि। हम देखते हैं कि इनके जानकारी के स्रोत कहाँ से मिलते हैं, कि पता कैसे चलता है, कि अब स्रोत देखते हैं कि कैसे इनको पता चला कि आर्य भी कोई थे। और इनका समय काल नोट कर लीजिए, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वैदिक काल माना जाता है। निवास स्थान इनका आल्प्स पर्वत, अफगानिस्तान, ईरान। हम वर्ल्ड मैप के से देखेंगे कि कैसे कहाँ है ये सब चीज़ें। आप देखिए, ये रहा अपना भारत महान, राजधानी दिल्ली। ये अपना पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान। और मध्य एशिया की बात की जाए तो मध्य एशिया यही है, ये पूरा मध्य एशिया है। ये मध्य एशिया देखिए, छोटा कर देते हैं थोड़ा। देखिए ये पूरा मध्य एशिया, और मतलब जो सबसे मान्य बात है कि जो आर्य थे वो भारत कहाँ से आए थे, मध्य एशिया ही। मैक्स मूलर थे, उन्होंने बताया कि भारत में जो आए थे, मतलब संभावना भी है कि इधर ही से आए होंगे, क्योंकि इनका जो वो निवास स्थान है यही सिंधु नदी है। आप लोगों ने कल सिंधु नदी देखा था, तो यही जो सिंधु नदी है यहीं के आसपास इनके विकास हुआ, इसलिए इसको सप्त सैंधव भी कहा जाता है। क्योंकि और जो प्रमुख नदियाँ थी, 5 नदियाँ थी, हमने बताया था कल, इनका नाम इनके समय में अलग अलग था। इसको देखेंगे, ये क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि इस नदी ये कौन सी नदी थी, ऐसे नाम दे देंगे, उसमें से पूछ लेंगे। चलिए अब हम चलते हैं।
नाम मैक्स मुलर ने इनको मध्य एशिया का बताया कि ये लोग जो थे आर्य लोग, ये मध्य एशिया से भारत में आए और फिर यहीं अपना निवास स्थान बना लिए। इनका मुख्य व्यवसाय था पशुचारण और कृषि। अब यहाँ देखिए एक और कॉन्सेप्ट हम बता देते हैं कि देखिए आदमी के जब पास खाने की चीजें हो जाती है ना, तभी उसका जो दिमाग है धर्म, मोक्ष, इन सब चीजों की तरफ भागता है। उससे पहले जब तक व्यक्ति खाने के लिए तरसता है तो उसको सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती है, सिर्फ उसको खाना। जब खाना मतलब पेट की मतलब अग्नि जो है वो बुझ जाती है, तब उस मस्तिष्क उसका अन्य चारों दिशाओं में सोचने के लिए मजबूर होता है, तो वह सोचता भी है और कुछ न कुछ रास्ता निकालता है। तो वही हुआ है ऋग्वैदिक काल में, जिससे पुरुष अब पशुचारण और कृषि पशु से ही इतना मतलब मिल जाता है कि व्यक्ति को अब खाने के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अब वो मांस भी खाना बंद कर चुका है लगभग ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल को बहुत ही अच्छा काल माना जाता है, इसमें स्त्रियों की भी स्थिति बहुत अच्छी थी, पूजा पाठ मतलब सब कुछ होते थे। आगे भी देखेंगे क्या क्या मतलब चीजें हैं। इसके बाद ऋग्वैदिक काल के बाद आता है उत्तर वैदिक काल, जिसमें धीरे धीरे चीजें डिक्लाइन हुई, क्योंकि जब एक बार चीजें पीक पे जाती हैं मतलब उठते हुए जाती हैं तो उनका डिक्लाइन होना भी तय है। तो अब आगे देखेंगे। मुख्य व्यवसाय लिख लीजिए, पशु चारण और कृषि था, और जो घोड़ा इसी काल में पाया गया था ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028। देखिए ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो चैप्टर नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं पूछ सकते हैं, तो आप लोग जितना लिखा है उतना तो बस नोट कर ही लीजिए। अब आगे चलें। वैदिक देवता, इनके देवता प्रमुख थे, ऐसे ऑप्शन में दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन से देवता नहीं थे, और उसमें दे देगा इन ऐसे इंद्र मतलब नासत्य को दे देगा, तो आप लोग सोचेंगे कि नासत्य तो नहीं था, लेकिन नासत्य भी ऋग्वैदिक काल में इनके प्रमुख देवता थे, नासत्य। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। जो प्रमुख ग्रंथ है इसको ऐतरेय व कौशिकी कहते हैं। नाम भी बड़े अच्छे हैं, आप लोग एक दो बार उच्चारण प्रोनाउंसिएशन कर लीजिएगा। जो ऋग्वेद का अध्ययन करता था उसको क्या कहते थे? होत्री। होत्री। ऋग्वेद का अध्ययन करने वाले को, अध्येता को होत्री कहते थे। आप इसको नोट कर लीजिए। इनकी जो प्रमुख नदी थी वह सिंधु नदी थी। प्रमुख नदी जो थी सिंधु नदी थी। सिंधु नदी आप लोग देखे थे कल, एक बार और देख लेते हैं। सिंधु नदी यहीं पे, ये सिंधु नदी का पूरा इलाका क्षेत्र ही है। यहीं पे सिंधु नदी, ये पाकिस्तान में ही सिंधु नदी थी। यहीं पे जो इलाका था यहीं पे वो लोग रहते थे। देख लिया आप लोगों ने। अब सामदेव, ऋग्वेद सामवेद। अब सामवेद की बात करें। सामवेद को, साम का तात्पर्य है गाना। गान, गान मतलब शाम को बैठ के आराम से गाना गाइए, मतलब सामवेद में गाना का है। अब आराम से आप शाम को क्या बैठ के करेंगे? गाना गाएंगे। तो सामवेद में क्या है? गाना। तो आपको याद हो गया होगा। 7 स्वर हैं इसमें। शाम को बैठेंगे 7 स्वर रटेंगे। शाम को बैठेंगे 7 स्वर रटेंगे, सारे गामा पा धनी, सारे गामा पा धनी। ठीक। और संगीत का जनक भी इसी को माना जाता है। सामवेद के मंत्र हैं, सामवेद के जो मंत्र हैं वो सूर्य देवता को सबके सब समर्पित हैं। सामवेद के अध्येता को उद्घाता कहा जाता है। जो मतलब सामवेद का अध्ययन करता है, मतलब जो उसका प्रचार प्रसार करता है, उसे उद्घाता कहा जाता है। अब बात करेंगे यजुर्वेद की। यजु का अर्थ होता है यज्ञ। यज्ञ जो आप यज्ञ होता है उसमें अग्नि उग्नि डाली जाती है, प्रज्वलित की जाती है, उसी में ये सब चीजें आती हैं। यजुर्वेद की बात करें, यजु का अर्थ है यज्ञ, यज्ञ व बलि। यज्ञ मतलब जब यज्ञ होता है तो उसी में बलि दी जाती है। फिर उसमें बस एक पशु था जिसको अधन्य कहा गया। अधन्य का अर्थ है अघन्य। इसका अर्थ है जिसको न मारा जाए, जिसको न मारा जाए। मतलब वह पशु जिसको न मारा जाए उसे अघन्य कहा जाता था। वह केवल एक पशु था, वह थी अपनी प्यारी गाऊ, गा गाय। ये ये जो यजुर्वेद था यह गद्य और पद्य दोनों में था। गद्य और पद्य में मतलब है कि ये मतलब नॉर्मल कहानी की तरह वैसे लिखा था, और इसमें गाना गा के भी चीजें की जाती थी। इसको पढ़ने वाले को अधर्यु कहते थे। अध्वर्यु इसके अध्येता को। ये प्रमुख इसके 2 यज्ञ थे, राजसूय यज्ञ और वाजपेय यज्ञ। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब
गाय गाय इनकी प्रमुख गाय प्रमुख इनका मतलब पशु था। अब देखिए ये लोग गाय और घोड़ा और बैल, ये तीनों चीजें इनके लिए बहुत प्रमुख हो गई थी। गाय, घोड़ा और बैल। देखिए सबसे ज़्यादा अगर किसी की बात की गई है ना उत्तर मतलब वैदिक काल में, तो पूछेगा अगर, तो घोड़े को कहना, क्योंकि इसका लगभग 1.176 बार, गाय को 150 के 150 प्लस, और बैल के लिए 140 प्लस मतलब बार इसकी बात वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में की गई है। क्यों? क्योंकि घोड़ा जो है उस समय, देखिए अब क्या हुआ, जब आदमी पेट भर गया तब दूसरों को भी चीजें अपने करने के लिए वो युद्ध करना चाहा। युद्ध कैसे करता था? तीर, कमान, बाण, रथ से, और इसी से उसका जीविका चलता था। सॉरी साथियों, वो वाला पेज पहले ही आ गया था, उसको हम तो इसके बाद डिस्कस करेंगे। अब यजुर्वेद को दो भागों में बांटा गया, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। बस आप इसको नोट कर लीजिए, और बाकी चीज़ें इसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इतना इम्पोर्टेंट था हमने बता दिया है, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं। जितना आएगा इसमें से ही मतलब मैक्सिमम आ जाता है। अगर आपकी किस्मत बहुत ही ख़राब होगी और मेरा पढ़ नहीं आता, तो इसके लिए आई एम रियली सॉरी। लेकिन जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना तो मैक्सिमम आ ही जाएगा। तो अथर्ववेद की बात करें, अथर्ववेद में ये लिखा गया अथर्वा ऋषि के द्वारा। ये है अथर्वा ऋषि। इन इसको जो पढ़ता है उसको गोपथ कहते थे, गोपथ। क्योंकि देखिए गोपनीय चीजें होती थी इसमें, जादू टोना भूत प्रेत औषधि, ये सब जो चीजें थी अथर्ववेद में ही उल्लिखित हैं। इसके पूर्णतः 20 अध्याय, 731 सूक्त और लगभग 6000 मंत्र थे। ओम काली भाली मला ये सब वाला जो मंत्र था भैया, ये सब इसी में था, अथर्ववेद में। अथर्ववेद, देखिए नाम ही इसका अथर्व, अथर्व, अथर्वा ऋषि के द्वारा ये सब किया गया है भैया। आरण्यक, ये आरण्यक थे। आरण्यक इसका नाम कैसे पड़ा? आरण्यक मतलब जंगल होता है, क्योंकि ये सब जो ऐतरेय तैतरेय ये टोटल 7 थे, आरण्यक 7 थे टोटल, 2 लिखे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं तो इनको आप नोट कर लीजिएगा। आरण्यक इनका नाम पड़ने का कारण है कि ये सब जब लिखे गए तो ये जो ऋषि थे ये सब जंगलों में बैठते थे और वहीं लिख दिए, तो इसलिए इसका नाम आरण्यक पड़ गया। ठीक। उपनिषद, उपनिषद की संख्या कुल 108 है, इसको बस याद करते चलिए। दर्शन का स्रोत, दर्शन का स्रोत मतलब फिलॉसफी की जो बात की गई है। अब ओशो ओशो ये सब जो जितने दार्शनिक हैं, अरस्तु प्लेटो ये सब हम मतलब इंडियन के जो ना, ये सब बच्चे भी बच्चे से भी बच्चे थे। क्योंकि दर्शन की बात जब भारत के परिप्रेक्ष्य में की जाती है ना, तो इनकी तरह दर्शन किसी भी देश का विकसित नहीं था। या बस हम मानते नहीं, क्योंकि जब किसी बात मतलब बात इंडिया की आ जाती है तो हम लोग भरोसा काम करते हैं। यही बात जब अमेरिका मतलब कोई भी प्रोडक्ट आता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई भी प्रोडक्ट आता है, अगर अमेरिका कह देता है लाइफ बॉय में 99.9% कीटाणु मार सकता है, और भारत के व्यक्ति कह देता है कि नीम की पत्ती से आप नहाइए 100% कीटाणु मर जाएंगे, तो बिलीव कोई नहीं करेगा, क्योंकि ये बात भारत वाले कह रहे हैं। बात की वैल्यू जब तक आपकी नहीं रहेगी कोई भी बात मानेगा नहीं। तो अब आगे चले। सत्यमेव जयते जो है आदर्शवाद जो हमारा मोटो है, सत्य हमेशा जीता है। इसको कहाँ से लिया गया है? उपनिषद ही एक है, उसका नाम है मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते को मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इंद्र जो थे, अब इनके प्रमुख देवताओं जो थे उनका नाम जान लेते हैं। इंद्र, इंद्र को पुरंदर कहा जाता था। पुरंदर का अर्थ होता है दुर्ग को तोड़ने वाला, अर्थात जब हम कहीं युद्ध करने जाते थे तो वहाँ दुर्ग बने थे, तो जो दुर्ग को तोड़ देता था वह थे हमारे देवता इंद्र। उन्होंने ही हम लोगों को जीतने के लिए मतलब मदद करते थे, इसलिए इंद्र को विजेता मतलब युद्ध का देवता भी माना जाता था। अब दशराज युद्ध क्या था? दशराज युद्ध में क्या हुआ कि जो पहले वशिष्ठ थे, ये देख लीजिए, ये पुरोहित के थे, वशिष्ठ और विश्वामित्र। 10 राजाओं के इस युद्ध का वशिष्ठ को पुरोहित बनाना तथा विश्वामित्र को हटाना। विश्वामित्र बहुत दिन से चले आ रहे थे। पुरोहित का मतलब होता है जो पुराने समय से मतलब सबसे पुरोहित हो, मतलब वो चीज़ों को पूजा पाठ करने का तरीका जो बताता हो उसको पुरोहित करता है, कि मतलब लाइफ स्टाइल कैसी हो, आपका कल्चर कैसा हो, ये सब पहले विश्वामित्र करते चले आए थे। अब उनकी जगह जब वशिष्ठ ले रहे थे, भैया जब किसी का सिंहासन कोई लेगा तो अब ये अपने पॉलिटिक्स में देख लीजिए, पॉलिटिक्स की बात हम नहीं करना चाहते, लेकिन अभी देख लीजिए कोई किसी का सिंहासन लेता है तो क्या होता है आपको पता ही होगा। तो उसी प्रकार विश्वामित्र ने इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया और भी राजाओं को एकत्रित किया। 10 राजाओं के साथ मिलकर युद्ध हुआ और सुदास अकेले थे। सुदास जो थे वो अकेले थे,
और इधर से टोटल 10 राजा थे। जब इनके बीच युद्ध हुआ तो सुदास थे वो विजयी हुए और इनकी पराजय हुई 10 राजाओं की। तब एक नए कवि, ये जो सुदास थे ये भरत कवि लिखते, तभी से कहा जाता है कि जो भरत थे इन्हीं के नाम पे पूरा देश का नाम अपने पड़ गया भारत। प्राणों से प्यारा भारत देश हमारा, वाह। तो अब आगे चले। अब इसके बाद देखते हैं उत्तर वैदिक काल के पहले और वर्ण की उत्पत्ति इसी में हुई थी। वर्ण की उत्पत्ति के बारे में बताने की जरूरत आपको होगी नहीं, आई होप, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जान लेते हैं। वर्ण की उत्पत्ति का मतलब है यही कि ब्रह्म मुख से ब्रह्म के मतलब ब्राह्मण, मुख से क्षत्रिय मतलब भुजाओं से, वैसे जंघा से, और शूद्र पैर से। पैरों की देखिए, आप किसी को कोई कम या ज्यादा मत समझिए, बस आपके देखने का नजरिया है। देखिए पैर पूजा या पैर मतलब किसी भी चीज को होता है तो पैर छूते हैं, मतलब पूजा करना होता है या चरण मतलब आशीर्वाद लेना होता है तो हम लोग चरण छूते हैं, ना कि मुंह को या बाहु को। अब इसी को पढ़ में उल्टा लेते हैं। किसी को बुरा मतलब बोलना भी होता है तो मुख से बोलते हैं, मतलब कोई भी ऊपर नीचे नहीं है, सबका अपने अपने स्थान पे अहम भूमिका है। जो उस समय का सब परिवार था वो पितृसत्तात्मक था। ये पितृसत्तात्मक मतलब है उस समय जो शासन व्यवस्था थी वह मैक्सिमम पुरुष देखते थे, उसमें स्त्रियां बहुत कम अपना योगदान देती थी। लेकिन कुछ स्त्रियां थी जो अपना योगदान देने से पीछे नहीं हटी हैं, उनका नाम आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैक्सिमम एग्जाम जो बच्चे एसएससी एमटी जितने भी एसएससी के एग्जाम होते हैं और पेट को इंक्लूड करके वो सब में ये सब चीज़ें पूछे जाती हैं, तो यह उसका आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा। प्रमुख देवियाँ थी उषा, अदिति और सूर्या, इन तीनों का नाम लिख दीजिए, ये हर जगह पूछे जाएंगे। अब गोत्र की उत्पत्ति यहीं से हुई। जो गोत्र, अब देखिए गोत्र के निर्माण कैसे हुआ। गोत्र मतलब गोत्र कैसे बने, आप देखिए गोत्र कैसे बने। गोत्र देखिए ये एक बाड़ा रहता था। देखिए इसमें क्या होता था, एक लोग अपना पूरा परिवार रखते थे, इसी में गाय मतलब और भी लोग रहते थे। इसमें जो रहते थे उनका गोत्र हो गया, एक गोत्र हो गया। अब फिर दूसरा बाड़ा बनाए, अब इसमें जो लोग रहते थे उनका गोत्र अलग हो गया। इसी प्रकार से गोत्र का निर्माण हुआ, फिर धीरे धीरे गोत्र बढ़ता चला गया। तो सबको अपना गोत्र था। आजकल किसी पता नहीं होगी जो वहाँ किसी कड़े, ये सब जो बड़े बड़े मतलब थान है, मतलब जहाँ मंदिर वंदिर हैं, वहाँ जब जाएंगे तो वहाँ जो पंडित हैं, पांडा जिसको बोलते हैं, वो आपका गोत्र, आपके पूरे परिवार का पूरा बायोडाटा उनके पास रहता है। कभी जाइएगा तो इसको आप नोटिस करेंगे तो पूरा गोत्र के बारे में पता चल जाएगा। समझ गए आप लोग गोत्र क्या होता है। मतलब पहले एक बाड़ा बनाया जाता था, उसमें जो व्यक्ति रहते थे उनका एक गोत्र रहता था, इसके बाद जो अलग रहते थे उनका एक गोत्र रहता था। संपूर्ण वैदिक के दौरान कोई भी मंदिर एवं मूर्ति की पूजा नहीं हुई है। ये आप नोट में लिखिए, क्योंकि जब देवता तो प्रकट हो गए थे सब, अब आगे भी देखेंगे भी कौन कौन से देवता थे, लेकिन मूर्ति और मंदिर बनाने की कोई भी प्रमाण अभी तक नहीं मिले हैं, अभी भी कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो अब नदियाँ जो थी उनका नाम, ये तो भैया आप लोग तुरंत एक एक चीज नोट करते लिखते चलिएगा। नदियाँ का नाम और वर्तमान में इनका नाम क्या है, तो उसी के बस उसी परिप्रेक्ष्य में आपसे जनरल नॉलेज में पूछता है। सुषमा नाम था सोहन नदी का। कोहा काबुल, कोहा नदी जो काबुल है ईरान के साइड है। और गोमुल, गोमुल मतलब गोमती नदी, इससे सब परिचित होंगे। सिंध की सहायक नदियाँ। वितस्तता, इसको कल हमने क्रमवार रूप से पांचों नदियों को दिखाया था, उसी का नाम है। आप वितस्तता का मतलब समझिए झेलम, अस्किन का मतलब चेनाब, और परुष्णी का मतलब रावी, शतद्रु का मतलब होता है सतलज, और विपाशा का मतलब ब्यास। विपाशा बसु, बसु मतलब ब्यास, इसको आप याद कर लीजिए, विपाशा बसु, बसु मतलब ब्यास, ये याद हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं देवता क्या थे और इनकी मतलब पूजा किस परिप्रेक्ष्य में होती थी। ये जो इंद्र थे, इंद्र युद्ध एवं वर्षा के देवता। अग्नि जो थे, ये देखिए जब आग जलाते हैं, आग जला दिए तो इसमें से क्या निकलता है, धुआं। ये धुआं ही मीडिएटर का काम करता था और हमारी बातों को प्रभु तक पहुंचाता था, इसलिए उस समय यज्ञ की बहुत महत्व हुआ करता था। अब वरुण की बात करें, पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माण। देखिए जब तक व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता तब तक जो बातें बोल दी जाती हैं उसका प्रूफ नहीं कोई कर पाता, तब तक वो बातें मानी जाती हैं। वरुण जो थे इनको पृथ्वी और सूर्य का निर्माणक माना जाता था, मतलब इन्होंने ही सूर्य और पृथ्वी के निर्माण किया है।
उषा जो एक देवी थी, इनको प्रगति और उत्थान का मतलब महिला प्रगति का मतलब है कि मतलब कैसे अपना परिवार आगे बढ़े, प्रगति करता रहे, इसलिए इनकी पूजा होती थी। और विष्णु देवता जो थे, ये देखिए ऋग्वैदिक काल में ही मैक्सिमम देवता हैं, जो 33 कोटि के देवता हुए हैं, वो सब इन्हीं ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल की ही देन है। श्री विष्णु जी ये हमारे पालनकर्ता और संरक्षक माने जाते थे। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अब कल से अब हम लोग सोच रहे हैं, देखिए पूरी क्लासेस तो हो नहीं पाएंगी, तो इसलिए हमने सोचा है कि अब नया कुछ किया जाए और मेहनत करनी होगी, क्योंकि आधा घंटा ही तो आप लोग पढ़ते हैं हमारे वीडियो से। तो अब हम सोचते हैं कि कल से पॉलिटी पॉलिटी भी स्टार्ट करेंगे, और जो अनुच्छेद डिस्कस करते हैं, अनुच्छेद को उसके साथ रखेंगे, 10 अनुच्छेद, मतलब 10 आर्टिकल्स या फिर 5 आर्टिकल्स मतलब इनफ है, 5 आर्टिकल। और कल से 10 करंट अफेयर के भी क्वेश्चन डालेंगे, उसको यूपी स्पेशल के साथ करंट अफेयर, यूपी प्लस करंट, और पॉलिटी के साथ पॉलिटी प्लस 10 आर्टिकल। ठीक है मित्रों, फिर कल मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।